हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैव नो यूनिट। इनमें से कौन सा पैरामीटर है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। ऑप्शंस है यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से किसी की भी यूनिट नहीं होती है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सिंपली मेंशन है कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉड्यूलस है और बल्क मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, इनकी यूनिट नहीं होती है। दे डू नॉट हैव एनी यूनिट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो पहले पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन होता है यदि हम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस मूवमेंट को जो रोकता है, अपोज करता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स होती है उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड फ्रिक्शन होता है, लिक्विड फ्रिक्शन होता है। सॉलिड में फर्दर ये तीन तरीके का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक में, देन स्लाइडिंग में एंड देन रोलिंग में। ओके, तो ये नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है जो जिसके साथ ये कांटेक्ट में है। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है ओवरऑल एरिया जो है सरफेस का उस पर डिपेंड करता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ओवरऑल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मटेरियल ऑफ बॉडीज, यस मटेरियल ऑफ बॉडी पे भी ये डिपेंड करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में सेम ही थिंग मेंशन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आपको बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि वो मिक्स हो जाता है वेल, उनको सेपरेट करना जो है काफी डिफिकल्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर। आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है, वो एक ही लगता है। तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, वो डिफरेंट ही रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोयल और सैंड है, वहां पे आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सोयल भी है और सैंड भी है और ये सेपरेटेबल भी होते हैं। वो उस मिक्सचर को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड है सल्फर और आयरन फिलिंग्स। तो इनको भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑयल और वाटर भी जो है वो अलग ही रहते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है, ये मिक्स नहीं होते हैं। तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको केमिकली क्या बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली, ऑप्शंस है एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सल्फर एंड सिलिकॉन और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं केमिकली वो होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। हम एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री में वो है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सब्सटेंस विच गिव दीज बाय हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस से होते हैं और इनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है केमिकल जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है। तो इसका सही आंसर है ए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसको किसके कौन से एक्ट के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ऑप्शंस आर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सी इसका सही आंसर होगा।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड इज गिवन टू। जो अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड है वो किसे दिया जाता है? क्या ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो करेज शो करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, या फिर कम्युनिटीज को दिया जाता है जो करेज शो करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, या इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड एफोरेस्टेशन और रीफोरेस्टेशन, या फिर विलेज कम्युनिटीज को दिया जाता है जो करेज शो करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये विलेज कम्युनिटीज को दिया जाता है जो करेज शो करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा डी। अभी हम देख लेते हैं, ये अमृता देवी के नाम पे दिया जाता है, तो अमृता देवी कौन थी और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था वो हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अमृता देवी जो है वो बिश्नोई ट्राइब से थी, राजस्थान की। तो यहाँ से आपको एक और पता चल गया कि बिश्नोई ट्राइब जो है वो राजस्थान की है, और अमृता देवी जो है वो बिश्नोई ट्राइब से थी, राजस्थान की। इन्होंने अपनी लाइफ दी थी, गेव हर लाइफ, प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीज को फ्रॉम गेटिंग कटेड। ओके, पेड़ की उस टाइम पे जो है पेड़ को काट रहे थे, तो पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ दी थी। और ये कब की बात है? ये हुआ था मिड 18 सेंचुरी में। आज भी जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो जानी जाती है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अवार्ड देती है उनके नाम पर। आपने देखा ही है, अमृता देवी के नाम पे वो अवार्ड है, गिव अवार्ड इन हर ओनर। और किसको दिया जाता है? ये विलेज कम्युनिटीज को दिया जाता है जो शो करती है वैलोर और करेज, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये पावर किसको दी गई है? फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये पावर दी गई है, किसे दी गई है? ये दी गई है ग्राम सभा को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में मेंशन है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर जो है ग्राम सभा जो है उसे डेजिग्नेट किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ that may be given to the forest dwelling scheduled tribes or other traditional forest dwellers। तो ये पावर जो है किसे दी गई है? ये पावर दी गई है ग्राम सभा को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में जो है क्लाइमेट चेंज का जो है क्या प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है? तो ऑप्शन है इंक्रीज्ड एनुअल प्रेसिपिटेशन। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ी है, मीन्स वार्षिक वर्षा जो है वो उसमें वृद्धि हुई है। इंक्रीज हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनी डेज में, या फिर डिक्रीज हुई है इंटेंसिटी ऑफ रेन, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे इंडिया में जो है इंक्रीज हुआ है एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये इसका सही आंसर होगा। बाकी क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में जो इम्पैक्ट हुए हैं वो है इंक्रीज हुआ है एनुअल प्रेसिपिटेशन, और फ्रीक्वेंसी जो है रेनी डेज की वो कम हुई है विद लोअर फ्रीक्वेंसी रेनी डेज, और इंक्रीज हुई है इंटेंसिटी साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस की, और लो उनकी फ्रीक्वेंसी लो हुई है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ी है। सिमिलरली इंक्रीज हुई है इंटेंसिटी और इंक्रीज हुआ है रिस्क स्टॉर्म सर्ज का। ये इम्पैक्ट रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इंडिया के ऊपर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है which of the following sequestration method has the largest potential for near term application। कौन सा sequestration method है जिसमें largest potential है आने वाले समय में? ऑप्शंस हैं टेरेस्ट्रियल sequestration, geological sequestration, ocean sequestration और both A and B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट पोटेंशियल है जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन का। बी इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन है वो उसमें क्या होता है? नेचुरल पोर स्पेसेस होते हैं जियोलॉजिक फॉर्मेशन में जो जो रिएक्ट करते हैं, मीन सर्व करते हैं रिजर्वोयर की तरह लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज के लिए। और जो जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन है उसे माना गया है कि वो उसमें लार्जेस्ट पोटेंशियल है आने वाले समय में, नियर टर्म एप्लीकेशन में जो है इसका लार्जेस्ट पोटेंशियल है।
हम दोबारा देख लेते हैं। जो जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन है इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल पोर्स होते हैं, नेचुरल पोर स्पेसेस होते हैं जियोलॉजिक फॉर्मेशन को, जो एक्ट करते हैं कैसे, एज अ रिजर्वोयर फॉर लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरेज के लिए जो है ये रिजर्वोयर की तरह एक्ट करते हैं। और आने वाले समय में लार्जेस्ट पोटेंशियल है जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन का नियर टर्म एप्लीकेशन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोरल रीफ इन इंडिया। कोरल रीफ के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। ऑप्शन है थ्रेटन देयर एग्जिस्टेंस, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो कोरल रीफ है उनकी एग्जिस्टेंस पे थ्रेटन है। नेक्स्ट है डैमेज करते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन को, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ कोरल पॉलिप्स ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो ग्रोथ है कोरल पॉलिप्स की वो इंक्रीज हुई है। ये बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज का कोरल रीफ पे जो इम्पैक्ट है वो है उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा है, और साथ ही साथ डैमेज है फाइटोप्लैंक्टन को, डैमेज टू फाइटोप्लैंक्टन। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कोरल रीफ है इंडिया में वो क्या है, वो सैलाइन सेंसिटिव है, इसलिए जब टेम्परेचर राइज करता है, राइजिंग सी लेवल थ्रेटन देयर एग्जिस्टेंस, उनके एग्जिस्टेंस पे खतरा आता है। और जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ कोरल रीफ को ही थ्रेटन नहीं करता है, लेकिन उसके साथ साथ में फाइटोप्लैंक्टन, फिश स्टॉक और इवन ह्यूमन लाइफ जो डिपेंडेंट है इनके ऊपर, ओके, इन सब के लिए जो है क्लाइमेट चेंज जो है थ्रेट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन हरियाणा। हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल हरियाणा में कब लगा था। ये लगा था 1967 में, और 1967 में हरियाणा जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भी इसका सही आंसर होगा। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था हरियाणा में वो हुआ था 21 नवंबर 1967 में, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे जाकिर हुसैन। कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ है हरियाणा में, 3 बार हुआ है। वो हुआ है 1967, 1977 और 1991 में। तो लास्ट टाइम भी पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम जो है कब प्रेसिडेंट रूल हरियाणा में लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1991 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न हरियाणा। किसे माना जाता है मॉडर्न हरियाणा का क्रिएटर। ऑप्शन है भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटर ऑफ मॉडर्न हरियाणा माना जाता है बंसी लाल को। बी इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो बंसी लाल जी हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हैं, साथ ही साथ वो सीनियर कांग्रेस लीडर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और उसके साथ साथ उन्हें कंसिडर्ड किया जाता है एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है हु इज हैंडलिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो ऑफ हरियाणा। फाइनेंस पोर्टफोलियो जो है हरियाणा का वो किसके अंडर आता है। ये आप सभी को पता होगा, ये आता है सीएम के अंडर ही, सीएम मनोहर लाल खट्टर, इन्हीं के अंडर फाइनेंस पोर्टफोलियो भी आता है। बजट भी इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ रिजर्व लोकसभा सीट इन हरियाणा। हरियाणा की निम्न में से कौन सी सीट जो है लोकसभा में आरक्षित सीट है। ऑप्शंस आर फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत और सिरसा। पहले तो आप मुझे बताइए कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं हरियाणा की। हरियाणा की 10 सीटें हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में है 5। जिन 10 में से दो दो सीटें जो है वो रिजर्व हैं, और वो कहाँ कहाँ की रिजर्व हैं, वो है अंबाला और सिरसा। अंबाला और सिरसा की सीट जो है वो रिजर्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है हरियाणा में 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं,
जिनमें से 2 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और जो 2 रिजर्व हैं वो है अंबाला और सिरसा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज राज्यसभा एमपी फ्रॉम हरियाणा। इनमें से कौन जो है राज्यसभा के एमपी है हरियाणा से। ऑप्शन 1 कुमारी सैलजा, बीरेंद्र सिंह, सुभाष चंद्र और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी जो है एमपी हैं राज्यसभा में हरियाणा से। डी इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा ट्री डे जो है वो कब मनाया जाता है। हरियाणा ट्री डे इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन। ऑप्शंस है 15 अगस्त, 15 जुलाई, 1 नवंबर और 23 जनवरी। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 15 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में ही हरियाणा ट्री डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 अगस्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हरियाणा का स्टेट एनिमल क्या है। ऑप्शन है ब्लैक बग, ब्लैक फ्रैंकोलिन, मुर्हा और जयसवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक बग। काला हिरन जो है वो हरियाणा का स्टेट एनिमल है और ब्लैक फ्रैंकोलिन मीन काला तीतर जो है वो स्टेट बर्ड है हरियाणा का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है एलिफेंट रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन। हाथी पूर्णवास और अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है यमुनानगर, अंबाला, करनाल और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन और रिसर्च सेंटर ये आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ए इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसका नाम जो है वो श्री चौधरी सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ये बन संतौर में आता है। बन संतौर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा की। और ये प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा किया गया है। अंडरटेकन बाय द हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। किसके साथ कोलैबोरेशन में। इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ एसओएस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है हंटिंग जो है वो कंप्लीटली बैन किया गया था हरियाणा में कब। ऑप्शन है 1991 में, 1995, 2001 और 2014। कंप्लीटली बैन किया गया था हंटिंग को। बताइए कौन से ईयर में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। ए इसका सही आंसर है। Now move to the next question. Next में पूछा गया है what is the name of device that has been recently introduced in India to control air pollution। उस डिवाइस का नाम आपको बताना है जो इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन है हवा, वायु, स्वच्छ और प्योरीफाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस डिवाइस का नेम है वायु। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। वायु की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। वायु की फुल फॉर्म है विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। और इसे जो है डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली, मीन्स खुद इसे बनाया गया है, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। CSIR NEERE के द्वारा। CSIR नीरी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने इसे डेवलप किया है। इसे डेवलप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे फंड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये जो डिवाइस है इसकी कैपेसिटी क्या है। इसकी कैपेसिटी है ये प्यूरिफाई कर सकता है एरिया को 500 मीटर स्क्वायर एरिया को जो है एरिया की जो एयर है फिर ये प्यूरिफाई कर सकता है। और ये डिवाइस जो है वो कंज्यूम करता है हाफ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 आवर। 10 घंटे चलने के बाद ये हाफ यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम करता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी ₹1500 पर मंथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है एवरी ईयर ऑन September 25 अंत्योदय दिवस इज ऑर्गेनाइज्ड। 25 सितंबर को हर वर्ष जो है अंत्योदय दिवस जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है कंट्री में। ये किसकी बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। ऑप्शंस आर नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मदन मोहन मालविया।
तो इसका सही आंसर है ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, भी इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इंडिया ऑब्जर्व करता है अंत्योदय दिवस को 25 सितंबर को। हर हर ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन था। आपको पता है पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड जो है ये साइन हुआ था 2015 में, और फर्स्ट कंट्री जिसने विड्रॉ किया था वो थी यूएसए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं। 3 साल के बाद आफ्टर a 3 year delay US has become the first nation in the world to formally withdraw from the Paris Climate Agreement। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंस किया था जून 2017 में पेरिस क्लाइमेट चेंज से वापस होने का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज हेडिंग इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, उसे कौन हेड करेगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान के अध्यक्ष कौन होंगे। ऑप्शंस आर वी आर ललिता अंबिका, एन वलरमथी, रितु करिधर और नंदिनी हरिनाथ। इसका सही आंसर है इसको हेड किया जाएगा वी आर ललिता अंबिका के द्वारा। ये इसका सही आंसर है। इनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो वी आर ललिता अंबिका है ये हेड करेंगी इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट है उसे, और इन्होंने जीता है। शी हैज वोन द एस्ट्रोनॉटल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड इन लॉन्च ऑफ व्हीकल टेक्नोलॉजी फॉर स्पेयर हेडिंग द प्रोग्राम टू मेक इंडिया फोर्थ कंट्री टू लॉन्च ह्यूमन इन द स्पेस। और इसके बाद जो है इंडिया जो है चौथी कंट्री ऐसी बन जाएगी जिसने ह्यूमन को लॉन्च किया है स्पेस के अंदर। इससे पहले 3 कंट्रीज कौन कौन है जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं ह्यूमन को स्पेस में, वो है यूएसए, रशिया, चाइना, एंड देन फोर्थ कौन होगा, फोर्थ होगा इंडिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी। ऑप्शन है 1602, 1605, 1600 और 1603। तो ये जो है एस्टैब्लिश हुई थी 1602 में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। तो इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया। तो आपको इन सबके ईयर पता होने चाहिए। पोर्टुगीज कौन से ईयर में आए थे, डच कब एस्टेब्लिश हुआ, इंग्लिश कब हुआ, फ्रेंच कब हुआ। तो इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन जो है वो किन्होंने फाउंड की थी। निम्नलिखित में से किसने सिख धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। तो ये आप सभी को ही पता होगा। फर्स्ट जो है कौन थे, फर्स्ट गुरु जो कौन थे वो थे गुरु नानक देव जी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने जो है वो स्थापना की थी सिख रिलीजन की। तो ये इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। और कब इन्होंने की थी, ये इन्होंने की थी एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया था सिख रिलीजन को। कब किया था, एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।